जैसा कि मैंने आपको बताया है कि परमाणु के लिए मूलतः जो दो संगठक हैं उसके, एक तो है नाभिक है और उसके नाभिक के चारों ओर कक्षाएं। अब ये कक्षाएं अलग अलग हिसाब से होती हैं, आपको हम बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल में बताया कि ये नाभिक है तो नाभिक के चारों इस तरह से कक्षाएं होंगी। नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है जिसका मान जो है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये धनावेश होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी वैद्युत उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है विभिन्न कक्षाओं में 2n² के हिसाब से परिक्रमा करते रहते हैं। तो ये 2n² के हिसाब से होंगे। नील बोहर का सिद्धांत आप पढ़ेंगे अभी, या छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा है, इससे पहले इसे की पूर्व की कक्षाओं में आपने पढ़ा है। ये ऑर्बिट्स हैं। ये बीच का पार्ट जो ये नाभिक है, और नाभिक पर चूंकि बीच में प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर धनावेश है, इसलिए पूरा जो नाभिक होता है, नाभिक पर कुल मिलाकर यानी धनावेश होता है। नाभिक धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित है, प्रयोगों से पाया गया है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। आपको बताया था कि आवेश जो है, आवेश का मात्रक MKSA पद्धति में कूलॉम होता है, साइंटिस्ट कूलॉम के नाम पर। अभी आप कूलॉम का नियम भी पढ़ेंगे। तो परमाणु जो मूलतः होता है विद्युत उदासीन होता है। परमाणु से यदि हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो परमाणु पर धनावेश की मात्रा बढ़ जाती है। तो अब यह धनावेशित हो जाता है। परमाणु को बाहर से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन देने पर इस पर ऋणावेश आ जाता है। ऋणावेश की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए ऋणावेशित हो गया। परमाणु का धनावेशित होना है, ऋणावेशित होना जो है क्रमशः, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण या अधिकता के कारण है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वो धनावेशित हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा आ जाएंगे तो वो ऋणावेशित हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का आवेशित होना हो इलेक्ट्रॉन, उसके लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं। प्रोटॉन नाभिक में चूंकि दृढ़ता से बंधे होते हैं, इन्हें आसानी से हम क्या है परमाणु से अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए मूलतः जो उत्तरदायी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दो वस्तुओं को हमने फ्रिक्शन कराया है, आपस में रगड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल कांच को अगर हमने रेशम से रगड़ाया तो कांच पर धनावेश आने का कारण क्या है कि कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेशम में चले गए। और इसी प्रकार जो है रेशम पर अगर जो है आपने जैसे रेशम को ऋणावेश आने का मतलब यह है कि उससे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है, इलेक्ट्रॉन उसमें अधिक आ गए हैं, सॉरी। तो इस तरह से हम कहेंगे कि कांच और रेशम आपस में ऋणावेशित और धनावेशित। इसी तरह से एवोनाइट को हम कैटस्किन से रगड़ेंगे। एवोनाइट की छड़ पर अगर जो है आपका ऋणावेशित हो जा रही है, इसका मतलब क्या है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की जो है अधिकता हो जा रही है, और कैटस्किन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जा रही है। इस तरह से परस्पर जो है धनावेशित और ऋणावेशित हो जाते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर हम ये घर्षण की व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं। सामान्यतः ये पाया गया है कि जो हमारे किसी भी पदार्थ में जो उस पर आवेश की मात्रा होती है वो Q = N × E के हिसाब से होती है। Q = N × E। आवेश को हम Q से कहें, Q = N × E। E फॉर इलेक्ट्रॉन का आवेश, N मीन्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और Q फॉर चार्ज ऑन दैट बॉडी, या उस वस्तु पर आवेश कितना है उसको हम Q से दिखाएंगे। स्मॉल q से भी दिखा सकते हैं, कैपिटल Q से दिखा सकते हैं। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इस प्रकार से किसी वस्तु पर हम आवेश की मात्रा भी निकाल सकते हैं। N से आवेश की मात्रा, चूँकि आवेश का मात्रा कूलम होता है, तो और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। इस तरह से हम वस्तु पर, किसी पदार्थ पर कुल आवेश की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं।